आज हम पीटर थील और उनकी मशहूर किताब 0 to 1 पर एक गहरी नज़र डालेंगे। थील का एक बुनियादी सवाल है कि मुस्तकबिल आखिर बनता कैसे है, और इसका जवाब शायद वो नहीं जो हम में से ज़्यादातर लोग सोचते हैं। बिल्कुल, और इस सोच को समझने का बेहतरीन तरीका थील के इस मशहूर सवाल से शुरू होता है जो वो अक्सर मुलाजमत के उम्मीदवारों से पूछते हैं। वो सच्चाई वाला सवाल है ना? जी, वो कौन सी अहम सच्चाई है जिस पर बहुत कम लोग आपसे मुत्तफिक हैं? ये सवाल सुनने में तो बहुत सादा लगता है, लेकिन इसका जवाब देना बहुत मुश्किल है। मुश्किल है क्योंकि ये सिर्फ ज़हानत जांचने के लिए नहीं है। नहीं, ये इस बात का इम्तिहान है कि क्या कोई शख्स रिवायती सोच से हटकर कुछ नया सोच सकता है। और यही नया सोचना थील के पूरे फलसफे का मरकज है। उनके नज़दीक मुस्तकबिल कोई ऐसी चीज़ नहीं जो बस खुद ब खुद आ जाएगी। इसे बनाना पड़ता है। जी, ये वो चीज़ है जिसे बनाया जाता है। आज हम थील के इसी फ्रेमवर्क को समझने की कोशिश करेंगे कि 0 से 1 का क्या मतलब है, मुकाबला कारोबार के लिए क्यों बुरा है, और एक बेहतर मुस्तकबिल बनाने के लिए एक वाज़ह मंसूबे की ज़रूरत क्यों है। तो आइए शुरू करते हैं। थील के किताब का उन्वान ही 0 to 1 है। ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन इसका असल मतलब क्या है? ये उनकी पूरी सोच की बुनियाद है। देखिए, 1 से n को आप उफ़क़ी तरक्की कह सकते हैं, हॉरिज़ॉन्टल प्रोग्रेस। जी, इसका मतलब है किसी ऐसी चीज़ की नकल करना जो पहले से काम कर रही है। इसकी सबसे बड़ी मिसाल है ग्लोबलाइजेशन। अच्छा, आप एक कामयाब चीज़ लेते हैं और उसे पूरी दुनिया में फैला देते हैं। जैसे चीन ने पिछली चंद दहाइयों में किया। उन्होंने मगरिब में काम करने वाले हर कामयाब मॉडल को लिया और उसे अपने मुल्क में बड़े पैमाने पर नाफिज कर दिया। बिल्कुल, ये 1 से n की बेहतरीन मिसाल है। लेकिन 0 से 1 वो क्या है फिर? वो है अमूदी तरक्की, यानी कुछ बिल्कुल नया बनाना, कुछ ऐसा जो पहले मौजूद ही नहीं था। उसे हम टेक्नोलॉजी कहते हैं। इसकी कोई मिसाल दे सकती हैं? इसको यूँ समझें, अगर आपके पास एक टाइपराइटर है और आप इस जैसे 100 और बना लेते हैं तो ये 1 से n है। ठीक है। लेकिन अगर आप टाइपराइटर से वर्ड प्रोसेसर बना लेते हैं तो ये 0 से 1 है। आपने कुछ बिल्कुल नया इजाद कर दिया है। और थील का कहना है कि ज्यादातर लोग मुस्तकबिल के बारे में 1 से n के जाविये से सोचते हैं, यानी ग्लोबलाइजेशन के जरिए। जी, लेकिन वो खुद 0 से 1 यानी टेक्नोलॉजी को ज्यादा अहम समझती हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि उनके मुताबिक सिर्फ नकल करने से हम पायदार तरक्की हासिल नहीं कर सकते। अगर चीन सिर्फ पुरानी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करके अपनी मईशत को दोगुना करता है तो वो अपनी फिजाई आलूदगी को भी दोगुना कर देगा। सही। हकीकी तरक्की सिर्फ नई टेक्नोलॉजी से ही मुमकिन है जो हमें कम वसाइल में ज्यादा काम करने के काबिल बनाए। अच्छा, तो अगर हर किसी को कुछ नया बनाने की कोशिश करनी चाहिए, यानी 0 से 1 जाना चाहिए, तो इसका मतलब है कि उसे मुकाबला करने के बजाय कुछ मुनफरिद बनाना होगा। जी, लेकिन हमें तो बिजनेस स्कूल से लेकर हर जगह यही सिखाया जाता है कि मुकाबला मार्केट के लिए बहुत अच्छा है। और यही थील का दूसरा बड़ा गैर रिवायती नजरिया है। वो कहते हैं कि सरमायादारी और मुकाबला एक दूसरे की जिद है। जिद मतलब ऑपोजिट्स? बिल्कुल उलट। लोग इन दोनों को एक ही चीज समझते हैं, लेकिन थील के मुताबिक ऐसा नहीं है। लेकिन एक मिनट, ये बात हजम करना थोड़ा मुश्किल है। हमें तो हमेशा यही सिखाया गया है कि इजारादारी यानी मोनोपोली सारिफीन के लिए बुरी होती है। वो कीमतें बढ़ा देती हैं और इंतखाब ख़त्म कर देती हैं। देखें, वो इसमें एक बहुत अहम फ़र्क करती हैं। वो बुरी इजारादारियों की बात नहीं कर रही जो हुकूमत की मदद से कायम हो या दूसरों को गैर कानूनी तौर पर कारोबार से बाहर करे। अच्छा। वो तख्लीकी इजारादारियों की बात कर रही हैं, यानी ऐसी कंपनियां जो कुछ इतना नया और इतना बेहतर बनाती हैं कि उनका कोई करीबी मुद्दे मुकाबिल ही नहीं होता। जैसे गूगल सर्च में? बिल्कुल, गूगल सर्च में एक तख्लीकी इजारादारी है, फेसबुक सोशल नेटवर्किंग में। और उनके ख्याल में ऐसी इजारादारियां अच्छी क्यों हैं? क्योंकि मुकम्मल मुकाबले की मार्केट में मुनाफा तकरीबन 0 हो जाता है। जैसे एयरलाइन इंडस्ट्री बेहतरीन मिसाल है। इतनी ज़्यादा मुसाबकत है कि कंपनियां बमुश्किल पैसा कमा पाती हैं। अब जब मुनाफा ही नहीं होगा तो कोई कंपनी तहकीक, तरक्की या तवील मुद्दती मंसूबों में सरमायाकारी कैसे करेगी? सही बात है।
اس کے برعکس گوگل اپنی اجارہ داری سے اتنا منافع کماتا ہے کہ وہ خود چلانے والی کاروں اور دوسرے مستقبل کے منصوبوں پر اربوں ڈالر خرچ کر سکتا ہے۔ تو اجارہ داری ہی جدت ترازی کا محرک ہے۔ یہ بھی ایک دلچسپ بات ہے کہ کمپنیاں خود اس بارے میں سچ نہیں بولتی۔ بالکل نہیں۔ اجارہ دار کمپنیاں ہمیشہ یہ دکھانے کی کوشش کرتی ہیں کہ وہ اجارہ دار نہیں ہیں تاکہ ان پر حکومتی ریگولیشن کا خطرہ نہ رہے۔ جیسے گوگل کہے گا کہ وہ تو عالمی اشتہارات کی خربوں ڈالر کی مارکیٹ کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے، جی، اور دوسری طرف مقابلے میں پھنسی کمپنیاں خود کو منفرد دکھانے کی کوشش کرتی ہیں، جیسے کوئی ریسٹورنٹ کہے گا کہ وہ پالو آلٹو میں واحد برطانوی ریسٹورنٹ ہے، تاکہ وہ اپنی چھوٹی سی مارکیٹ میں اجارہ دار لگے۔ ہاں، جبکہ یہ دونوں ہی جھوٹ ہیں۔ اور اس مقابلے کی سوچ کا نتیجہ بعض اوقات بہت تباکن ہوتا ہے۔ اس کی سب سے بڑی مثال مائکروسافٹ اور گوگل کی جنگ ہے۔ 2000 کی دہائی میں جی، وہ ایک دوسرے کو تباہ کرنے پر تلے ہوئے تھے۔ گوگل نے آپریٹنگ سسٹم بنایا، مائکروسافٹ نے سرچ انجن بنایا۔ وہ ایک دوسرے کی نقل کرنے میں اتنے مصروف تھے کہ انہوں نے دیکھا ہی نہیں کہ مستقبل موبائل کی طرف جا رہا ہے۔ بالکل، اور اس جنگ کا فائدہ ایپل نے اٹھایا۔ آئی فون کے ساتھ، جی، جس نے ایک بالکل نئی مارکیٹ بنا دی، اور 2013 تک اس کے مالیت ان دونوں کی مجموعی مالیت سے بھی زیادہ ہو گئی۔ وہ مقابلہ کرتے رہے اور ایپل 0 سے 1 چلا گیا۔ اچھا، تو اگر ہر کسی کو مقابلہ کرنے کے بجائے اجارہ داری بنانے کی کوشش کرنی چاہیے، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو ایک بہت واضح منصوبہ چاہیے۔ آپ اتفاق سے تو اجارہ داری نہیں بنا سکتے۔ بالکل۔ ہاں، وہی۔ کیا یہی وجہ ہے کہ تھیل مستقبل کے بارے میں منصوبہ بندی پر اتنا زور دیتے ہیں؟ آپ نے بالکل صحیح نقطہ پکڑا ہے۔ یہی ان کے فلسفے کا اگلا اہم حصہ ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ مستقبل کے بارے میں ہمارا رویہ ہی یہ طے کرتا ہے کہ ہم کیا بناتے ہیں اور کیا نہیں۔ اور وہ 4 رویوں کا ذکر کرتے ہیں نا؟ جی، وہ مستقبل کے بارے میں 4 ممکنہ رویوں کا ذکر کرتی ہیں جو 2 محوروں پر مبنی ہیں: رجائیت بمقابلہ مایوسی اور یقینی بمقابلہ غیر یقینی۔ یہ 4 رویے کون سے ہیں؟ پہلا ہے یقینی رجائیت، ڈیفینٹ آپٹیمزم، یعنی آپ کو یقین ہے کہ مستقبل بہتر ہوگا اور آپ کے پاس اسے بہتر بنانے کا ایک ٹھوس منصوبہ ہے۔ جیسے 50 اور 60 کی دہائی کا امریکہ۔ بالکل۔ انہوں نے گولڈن گیٹ برج، انٹرسٹیٹ ہائی وے سسٹم اور اپولو پروگرام جیسے بڑے اور جرت مندانہ منصوبے بنائے۔ انہیں یقین تھا کہ وہ ایک بہتر مستقبل بنا سکتے ہیں۔ اور دوسرا ہے غیر یقینی رجائیت، انڈیفینٹ آپٹیمزم۔ اس میں آپ کو امید تو ہے کہ مستقبل بہتر ہوگا، لیکن آپ کو نہیں معلوم کیسے۔ تو کوئی منصوبہ نہیں ہے؟ کوئی بڑا منصوبہ نہیں، بس تمام راستے کھلے رکھے جاتے ہیں۔ یہ آج کے امریکہ کی عکاسی ہے۔ یہاں لوگ فائنانس اور کنسلٹنگ جیسے شعبوں میں جاتے ہیں جہاں آپ موجودہ چیزوں کو دوبارہ ترتیب دیتے ہیں، نہ کہ کچھ نیا بناتے ہیں۔ اچھا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آج کا ایک ذہین طالب علم جو شاید اگلا اسٹیو جابز بن سکتا تھا، وہ انجینئرنگ کے بجائے انویسٹمنٹ بینکنگ میں جا رہا ہے۔ جی، کیوں؟ کیونکہ وہاں کوئی منصوبہ نہیں، بس آپشنز ہیں۔ وہ ہر دروازہ کھلا رکھنا چاہتے ہیں اور اس چکر میں کوئی نیا دروازہ بناتے ہی نہیں ہیں۔ یہ تو پوری نسل کی صلاحیت کا ضیاع ہے۔ بالکل۔ اور پھر باقی 2 رویے مایوسی پر مبنی ہیں۔ تیسرا ہے یقینی مایوسی، ڈیفینٹ پیسمزم۔ جی، اس میں آپ کو یقین ہے کہ مستقبل برا ہوگا اور آپ کو معلوم ہے کیسے، اس لیے آپ تیاری کرتے ہیں۔ اس کی مثال چین ہے۔ وہ بچت کرتے ہیں اور ہر اس چیز کی نقل کرتے ہیں جو مغرب میں کامیاب ہو چکی ہے، کیونکہ انہیں ڈر ہے کہ یہ کافی نہیں ہوگا۔ اور آخری والا غیر یقینی مایوسی۔ جی، غیر یقینی مایوسی، انڈیفینٹ پیسمزم، یعنی مستقبل برا ہوگا لیکن کوئی نہیں جانتا کیسے یا کیوں، اس لیے کوئی منصوبہ بندی نہیں کی جاتی، بس حالات کا رد عمل ظاہر کیا جاتا ہے۔ اور تھیل کے مطابق یہ جدید یورپ کی کیفیت ہے۔ جی، جو بغیر کسی بڑے منصوبے کے بس ایک سست بحران کی حالت میں ہے۔ تو کچھ نیا بنانے یعنی 0 سے 1 جانے کے لیے ہمیں یقینی رجائیت والی ذہنیت کی ضرورت ہے، ایک واضح منصوبہ، اور یہ یقین کہ ابھی بھی بہت کچھ ہے جو دریافت کیا جا سکتا ہے۔ بالکل۔ تھیل ایسی چیزوں کو راز یعنی سیکرٹس کہتی ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ ہر عظیم کمپنی ایک ایسے راز کے گرد بنی ہوتی ہے جو باقی دنیا سے پوشیدہ ہوتا ہے۔ کوئی ایسی اہم سچائی جس پر زیادہ تر لوگ یقین نہیں کرتے؟ جی، جیسے ایئر بی این بی کا راز یہ تھا کہ اجنبی لوگ ایک دوسرے کے گھروں میں رہنے کے لیے تیار ہوں گے۔
जो उस वक्त एक पागलपन लगता था। तो फिर लोग ये राज तलाश क्यों नहीं करते? थील के मुताबिक 4 चीजें हमें रोकती हैं। एक, बदतदरीजी तरक्की की सोच। स्कूल से सिखाया जाता है कि हर काम कदम ब कदम करो। ठीक है। दूसरा, रिस्क से डर। अगर आपका राज गलत निकला तो आप बेवकूफ लगेंगे। तीसरा, सुस्ती। और चौथा, ये ख्याल कि अगर कोई राज होता भी तो कोई ज्यादा ज़हीन शख्स उसे पहले ही ढूंढ चुका होता। तो अगर किसी के पास एक राज है और वो एक यकीनी मंसूबा बनाना चाहता है तो उसे कैसे पता चलेगा कि उसका मंसूबा अच्छा है? उसके लिए थील ने कोई फ्रेमवर्क दिया है? जी, और ये शायद किताब का सबसे अमली हिस्सा है। वो 7 सवालात पेश करती हैं जिनका जवाब हर नए कारोबार के पास होना चाहिए। अगर आप इन 7 सवालात का जवाब हाँ में नहीं दे सकते तो आपकी नाकामी का इम्कान बहुत ज़्यादा है। ये तो किसी भी नए कारोबार के लिए एक खौफनाक चेकलिस्ट की तरह है। शायद इसीलिए ज़्यादातर नए कारोबार नाकाम होते हैं। इसकी बेहतरीन मिसाल 2000 की दहाई का क्लीन टेक बबल है। सैकड़ों कंपनियां बनी, अरबों डॉलर की सरमायाकारी हुई और तकरीबन सब डूब गईं। क्यों? क्योंकि वो इन 7 सवालात के जवाब देने में बुरी तरह नाकाम रहे। आइए उन सवालात को एक एक करके देखते हैं। पहला सवाल क्या है? पहला सवाल है इंजीनियरिंग का सवाल। क्या आपकी टेक्नोलॉजी सिर्फ थोड़ी बेहतर है या 10 गुना बेहतर है? 10 गुना। जी, सील कहती है कि अगर आपकी प्रोडक्ट सिर्फ 10 या 20% बेहतर है तो लोग इसे नहीं अपनाएंगे। क्लीन टेक कंपनियों के पास ये नहीं था। ठीक है। दूसरा सवाल? शुरू करने का सही वक्त है। क्लीन टेक कंपनियों ने कहा कि वो तेजी से तरक्की करेंगे, लेकिन शमसी तवानाई की टेक्नोलॉजी में बेहतरी की रफ्तार बहुत सुस्त थी। और तीसरा सवाल इजारादारी से मुतालिक होगा, है ना? बिल्कुल। तीसरा सवाल है इजारादारी का सवाल। क्या आप एक छोटी मार्केट से शुरू कर रहे हैं जिस पर आप गलबा हासिल कर सकते हैं? और वो खरबों डॉलर की मार्केट की बातें करते थे। जी, ये एक बहुत बड़ी गलती थी। एक छोटी और मखसूस मार्केट पर गलबा हासिल करना हमेशा बेहतर होता है, जैसे फेसबुक ने सिर्फ हार्वर्ड से शुरुआत की थी। चौथा सवाल लोगों के बारे में है, टीम का सवाल। हाँ, क्या आपके पास सही टीम है? क्लीन टेक कंपनियों को टेक्नोलॉजी के माहिरीन के बजाय सूट पहने सेल्समैन चला रहे थे। ठीक है, ये 4 हो गए। बाकी 3 क्या है? पांचवा है तकसीम का सवाल, डिस्ट्रीब्यूशन। आप अपनी प्रोडक्ट सिर्फ बनाएंगे नहीं, इसे सार्फिन तक पहुंचाएंगे कैसे? बहुत सी टेक्निकल कंपनियां इसे भूल जाती हैं। सही। छठा है पायदारी का सवाल। क्या आपका कारोबार आज से 10 या 20 साल बाद भी मौजूद होगा? क्लीन टेक कंपनियों 2 बड़ी तब्दीलियों का अंदाज़ा लगाने में नाकाम रहीं। कौन सी 2 तब्दीलियां? एक, चीन ने बड़े पैमाने पर सस्ते सोलर पैनल बनाना शुरू कर दिए, और दूसरा फ्रैकिंग का उरूज, जिसने कुदरती गैस को इंतहाई सस्ता बना दिया। तो महंगी शमसी तवानाई में सरमायाकारी की कोई वजह ही नहीं रही। जी, और आखिरी 7वां सवाल, राज के बारे में। हाँ, राज का सवाल। क्या आपने कोई ऐसा मुनफरिद मौका तलाश किया है जिसे दूसरे नहीं देख रहे? क्लीन टेक कंपनियों के पास कोई राज नहीं था। वो सिर्फ एक रिवायती सोच पर चल रहे थे कि सब्ज तवानाई अच्छी है। ये एक समाजी नारा तो हो सकता है, लेकिन एक ठोस कारोबारी राज नहीं। लेकिन इसी दौर में टेस्ला भी शुरू हुई और वो कामयाब हुई। क्यों? उसने इन सवालात के जवाब कैसे दिए? क्योंकि टेस्ला ने इन 7 सवालात के बिल्कुल सही जवाब दिए। इंजीनियरिंग, उनकी टेक्नोलॉजी सबसे 10 गुना बेहतर थी। वक्त, उन्होंने 2010 में अमरीकी हुकूमत से कर्जा लिया जब हुकूमत क्लीन टेक में सरमायाकारी कर रही थी। और इजारादारी का सवाल? उन्होंने तो बहुत बड़ी कार मार्केट में कदम रखा था। नहीं, उन्होंने बहुत छोटी मार्केट से शुरुआत की। उनकी पहली कार रोडस्टर सिर्फ अमीर टेक्नोलॉजी के शौकीन अफराद के लिए एक महंगी इलेक्ट्रिक स्पोर्ट्स कार थी। अच्छा, तो उन्होंने इस छोटी सी मार्केट पर मुकम्मल गलबा हासिल किया और फिर वहां से आगे बढ़े। बिल्कुल। टीम, उनकी क़यादत एलन मस्क जैसे शख्स के पास है। तकसीम, उन्होंने अपनी डीलरशिप खुद बनाई। पायदारी, उनका ब्रांड बहुत मजबूत है। और राज? उनका राज ये था कि क्लीन टेक के शौकीन अफराद भी एक खूबसूरत और बेहतरीन कारकर्दगी वाली गाड़ी चाहते हैं। वो एक अच्छी चीज़ के लिए समझौता नहीं करना चाहते। ये 7 सवाल सिर्फ बड़ी कंपनियों के लिए नहीं है। अगर कोई सुनने वाला अपना छोटा सा कारोबार शुरू करने का सोच रहा है तो ये सवालात उनके बिजनेस प्लान की बुनियाद बन सकते हैं। बिल्कुल, ये एक ऐसा फ्रेमवर्क है जो सोच को वाज़े करता है। तो इस सारी गुफ्तगू का निचोड़ क्या है? ये सिर्फ एक कारोबारी किताब नहीं लगती,
بلکہ ایک طرح سے عمل کی دعوت لگتی ہے۔ یہ واقعی عمل کی دعوت ہے۔ یہ اس خیال کو مسترد کرنے کے بارے میں ہے کہ ترقی خود بخود ہوتی ہے یا مستقبل اتفاقات کا کھیل ہے۔ یہ ہمیں بنیادی اصولوں سے سوچنے، راز تلاش کرنے اور ایک بہتر مستقبل کے لیے ٹھوس منصوبے بنانے کی ترغیب دیتی ہے۔ جی، یہ اس بات کو تسلیم کرنا ہے کہ انسانی ارادہ اور منصوبہ بندی مستقبل کی تشکیل میں سب سے اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ یعنی صرف 1 سے n کی دنیا میں رہنے کے بجائے 0 سے 1 کا سفر طے کرنے کی کوشش کرنا، چاہے وہ کسی بھی شعبے میں ہو۔ بالکل درست۔ مستقبل کو بنانا ہے، اس کا انتظار نہیں کرنا۔ تھیل کا کہنا ہے کہ کامیاب لوگ غیر متوقع جگہوں پر قدر تلاش کرتے ہیں۔ اس پر غور کریں تو آج ہمارا کون سا ایسا عقیدہ ہے جو مستقبل میں اتنا ہی غلط اور مزے کا خیز لگ سکتا ہے جتنا .com ببل کے دور میں یہ عقیدہ تھا کہ پیج ویوز منافع سے زیادہ اہم ہے۔